सो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में सबसे पहले आप एक थ्योरेटिकल लाइन लिखो। ठीक है, एक आप लाइन लिखो, बिकॉज ये जो लाइन होगा इससे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम। सेलेक्ट योर, देखो, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन इन एन इंटरवल d, let f be a real valued function in an interval d, then f is called an increasing function, then f is called an increasing function in an interval d1, जो सबसेट ऑफ d है, if and only if for all x1 x2 belongs to d1, where x1 less than x2, तो f of x1 should be less than f of x2। ठीक है, देखो चीज समझो, f इज कॉल्ड एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल डी वन इंटरवल हम लोग लिया है, वो सबसेट हो गया d का। तुम्हारे पास एक इंटरवल रहा होगा d, समझ लो फॉर एग्जांपल इंटरवल d होगा आपका, मान के चलो 0 से लेके 8। उसके अंदर हम एक डी वन इंटरवल मान लिया जो आपका होगा 1 से लेके 5। ऑब्वियसली 0 से 8 के बीच में लाई कर रहा है, सबसेट ऑफ d1। ठीक है, ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है कि अगर x1 x2 से छोटा है और f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से छोटा, तभी हम लोग फंक्शन को इंक्रीजिंग बोलेंगे। कैसे? समझो इधर, अगर मैं ऐसे ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ है, क्लियर? अब एक बात बताओ, ये जो y एक्सिस है इसको अपन एफ एक्स बोल सकते हैं। y एक्सिस नथिंग बट व्हाट, f ऑफ x। ठीक है, एंड दिस इज योर x, करेक्ट है। इसके अंदर मैं एक पॉइंट x1 कंसिडर करता हूं और इसके अंदर मैं एक पॉइंट x2 कंसिडर करता हूं। आप ग्राफ को देखते हुए बताओ कि भाई x1 x2 से छोटा होगा ना, नहीं होगा? हाँ या ना? x1 x2 से छोटा होगा। अब इसके हिसाब से मेरा f ऑफ x1 क्या होगा इधर, f ऑफ x1 इधर, और यहां से अगर अपन देखें तो f ऑफ x2 इधर, हाँ या ना? अब इसको अगर आप देखते हो, x1 x2 से छोटा भाई, ठीक है, सिंपली f ऑफ x1 भी तो f ऑफ x2 से छोटा है, बिकॉज ये तो नीचे है और ये ऊपर है। अगर अपन y एक्सिस के वैल्यू के रेस्पेक्ट में बात करें, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वैल्यू इंक्रीज होगा ना, नहीं होगा? सिमिलरली एक्स एक्सिस में आप जिस तरीके से राइट में जाते जाओगे वैल्यू आपका इंक्रीज होगा। तो क्लियर है कि x1 x2 से छोटा होना चाहिए, एज वेल एज f ऑफ x1 शुड ऑल्सो बी लेस देन f ऑफ x2। तो उस फंक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये थियोरिटिकल एस्पेक्ट बता रहा हूं मैं आपको। प्रैक्टिकली जब आप करोगे आपको तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आपको एक टेंजेंट बना के समझना पड़ेगा। हालांकि टेंजेंट का आपको जरूरत नहीं है, बट प्रैक्टिकली आप देखोगे तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्लियर? बट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में आपके पास सिचुएशन अगर ऐसा हो कि भाई पूछ ले, अगर x1 लेस देन x2 है तो एक फंक्शन कब इंक्रीजिंग हो सकता है, आप बोलोगे f ऑफ x1 शुड ऑल्सो बी लेस देन f ऑफ x2। क्लियर ये चीज? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आप सीधा लेस देन लगाना, और खाली इंक्रीजिंग के लिए ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू लगा देना। क्लियर ये चीज? सिमिलरली कोई मेरे को बता सकता है डिक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन हो सकता है इसके अंदर? f इज कॉल्ड डिक्रीजिंग, ठीक है। x1 लेस देन x2 कब हो सकता है? x1 लेस देन x2, ये तो ऑब्वियसली x1 x2 से छोटा होना ही होना है, ठीक है। लेकिन इस केस में f ऑफ x1 क्या होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ तो इसमें नीचे आ रहा है आपका। आपके पास जो ग्राफ है वो कहाँ आएगा, नीचे की ओर आएगा ना, नहीं आएगा? आप खुद सोचो, मैं अगर इसको इस प्रकार बनाता हूं, ऐसे अगर मैं बनाता हूं, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्या,
x1 और ये हो गया आपका क्या, x2। क्लियर। अब आप बताओ, पहले तो x1 x2 से छोटा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है, हाँ ना। अब इधर में बना मेरा f(x1) और इधर मेरा बना f(x2). तो ये दोनों को देख के मैं क्या बोल सकता हूँ, f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2). तो f(x1) अगर f(x2) से बड़ा है एंड x1 x2 से छोटा है, तो उस फंक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। बाई चांस गलती से आप एग्जाम में भूल भी जाओ तो 2 सेकंड का काम है, साइड में ग्राफ बना लेना, आपको खुद पता चल जाएगा। बेसिक बेसिक तो आपको पता ही है कि राइट साइड में आप जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे आप जाओगे तो आपका वैल्यूज इंक्रीज होगा, वाई एक्सिस पे आप ऊपर जाओगे तो आपका वैल्यूज इंक्रीज होगा, बस आपको खाली कंपेयर करना है। क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर। हाँ बोलो, क्या बोल रहा था। तो अब अपन देखते हैं एक्चुअल फंक्शन के रेस्पेक्ट में कि भाई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या कहानी होगा। तो आपको अच्छे से पता है कि अगर आपका फंक्शन ऐसे कहीं जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो इस फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे, फंक्शन इज व्हाट, फंक्शन इज इंक्रीजिंग वेर वी कैन से दैट एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। सही है, कोई दिक्कत इसके अंदर, सॉरी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर ऐसा सिचुएशन हुआ, बीच में कहीं रुकावट आया, फिर ऐसे ऊपर गया, तो यहां पे अपन क्या बोलेगा, तो इधर फंक्शन आपका क्या होगा, कोई दिक्कत। क्लियर। सेम कहानी अगर आपके पास यहां पे आ जाए, ऐसे आ जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वेर एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0। और अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो इधर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0, फंक्शन इज ओनली डिक्रीजिंग। डन। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आप 0 को साथ में याद करना, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके साथ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में 0 को याद करने का जरूरत नहीं, मतलब 0 इज नॉट इंक्लूडेड, कहीं पे रुकावट नहीं है, सीधा ऊपर या सीधा नीचे की तरफ जा रहा है, कहीं पे बीच में रुक नहीं रहा है, ग्राफ टूट नहीं रहा है। ठीक है। और इसके बाद में आप समझो ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल सबको याद है, क्या होता था ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में, ये जो ब्रैकेट्स होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। और ये ब्रैकेट्स को अपन क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लोज इंटरवल में कहानी क्या होता था, सोचो 3 से लेके 9 तक अगर आपको दिया हुआ है, मतलब 3 से लेके 9 के बीच का सारा वैल्यू, बट 3 and 9 बोथ आर इंक्लूडेड इंक्लूडेड। ठीक है। फिर इसके अंदर क्या होता था, नॉट इंक्लूडेड। कोई दिक्कत इसके अंदर, यहां तक बेसिक्स सबका क्लियर है। ठीक है, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अब इसमें ध्यान देने वाला बात एक है, ठीक है। सोचो यहाँ पे x बिलोंग्स टू r है, which means कि there are infinite values between 3 and 9. If x belongs to R, which means there are infinite values between 3 and 9. If x belongs to I represent integer. और if x belongs to n, मतलब नेचुरल नंबर, या x belongs to w मतलब होल नंबर, ये तीन अगर यदि आपके पास हो गया, तो 3 से लेके 9 के बीच में क्या क्या वैल्यूज आप ले सकते हो, 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही वैल्यूज आपके पास होगा। अगर आपके पास x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू होल नंबर हो जाए, तो आप क्या क्या वैल्यू ले सकते हो, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। और x बिलोंग्स टू r हो गया, देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज बिटवीन 3 and 9। कोई दिक्कत इसके अंदर। जो आपको कंडीशंस दिया हुआ रहेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में, याद रखना जो कंडीशंस आपको दिया हुआ रहेगा,
उस पर गौर करना, मतलब डोमेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। जब भी आप इसका क्वेश्चंस करते हो, खास करके लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का जब आप क्वेश्चंस करते हो, डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डोमेन का मतलब क्या होता है? जो वैल्यूज आप किसी फंक्शन में पुट करते हो, जो वैल्यूज आप किसी फंक्शन में पुट कर सकते हो, नॉट पुट करते हो, पुट कर सकते हो, बिकॉज वहां पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहता है, ठीक है। और रेंज क्या होता है? वैल्यूज पुट करने पे जो नया वैल्यू आप ऑब्टेन करोगे, दैट इज योर रेंज, ठीक है। तो अब चलो क्वेश्चंस के साथ चालू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके पास, एक तो आपको ध्यान रखना, जब भी आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन जब आप करते हो, क्वेश्चन किस प्रकार का आपको पूछा है। क्वेश्चन आपके पास अगर प्रूफ दैट का है, तो क्लियर है कि आपको किसी प्रकार से उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि फंक्शन आइदर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, डिपेंड करता है क्वेश्चन जो भी पूछा हो। और दूसरा हो सकता है फाइंड वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो उसमें दोनों सिनेरियोज के रेस्पेक्ट में आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 15x माइनस 18, ये आपके पास सवाल है। तो आप सबसे पहले क्या करो, फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट जब आप करते हो, 3x² माइनस 12x प्लस 15, ये आपके पास आ रहा है डायरेक्टली। अभी मेरे हिसाब से आप डिक्लेयर नहीं कर सकते कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है ना फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, ये आप अभी डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। हालांकि दिखाने के लिए आपको क्या प्रूफ करना जरूरी है? एफ डेस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, सही है ना। देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये पूरा जो आपने डिफरेंशिएट किया, इससे आपको 3 एक कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन निकालो। तो x² माइनस 4x प्लस 3 लिखा। देखो याद रखना, यहां पे आपको इंटरवल्स नहीं निकालना है, इंटरवल्स निकालना होता तो मैं क्रिटिकल पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में सोचता। भैया 4x प्लस 5। कितना? ओ सॉरी 5। अगर मेरे को इंटरवल निकालना होता तो हम क्रिटिकल पॉइंट के रेस्पेक्ट में सोचता। यहां पे मेरे को क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं चाहिए, यहां पे मेरे को सिर्फ ये बताना है कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये बताना है। वो कैसे बताएंगे देखो, अभी अपन याद करेंगे एक मेथड जिसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपको दो चीज दिखाई दे रहा है, x² दिखाई दे रहा है, 4x दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x² माइनस 4x लिख सकता हूँ, जैसा है वैसा लिख दिया। सिंस यहाँ पे माइनस है तो मेरा दिमाग चलता है कि भाई ये बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² माइनस 2ab प्लस b²। ए स्क्वायर मेरे पास x है, 2ab मतलब ये हुआ 2 × 2x, तो मतलब एक जो b होगा वो मेरा क्या होना चाहिए? 2 का स्क्वायर। क्लियर ये चीज, ये होना चाहिए। बट मेरे को बनाना क्या था? 5 बनाना था। 2 का स्क्वायर होता 4, तो एक चीज का कमी है क्या? 1। तो ये पूरा क्या बन गया? आया बात समझ में? अब एक बात बताओ, यहीं से आपका कहानी खत्म। सिंस x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, हाँ या ना? इस दुनिया का कोई भी वैल्यू इसके अंदर डाल दो, ये हमेशा आपको रिटर्न में क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू। इस दुनिया का कोई भी वैल्यू इसके अंदर डाल दो, रिटर्न में आपको क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव होगा और उसके साथ पॉजिटिव नंबर ही ऐड हो रहा है, तो रिटर्न में आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। पॉजिटिव है ऑब्वियसली क्या होगा? ग्रेटर देन 0। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि एफ डेस एक्स इज व्हाट? ग्रेटर देन 0, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। आया बात समझ में? कोई दिक्कत इसके अंदर? नेक्स्ट देखिए, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन x प्लस 1/x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द स्टेटेड वैल्यूज ऑफ x। क्या ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये अपने को बताना। क्लियर है? अब इसमें ध्यान देने वाला बात अगेन क्या है कि ऑलरेडी ये लोग क्वेश्चन में एक डोमेन डिफाइन कर दिया, पहले से ये लोग अपने एक डोमेन डिफाइन कर दिया कि x का वैल्यू हमेशा क्या होगा? 1 या 1 से बड़ा। क्लियर ये चीज? अब अपने को बताना है कि उस रेस्पेक्ट में इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा, दोनों नहीं हो सकता, कि डोमेन डिफाइंड है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स अगर आप करते हो तो क्या होगा? 1 माइनस 1/x²।
ये सबको पता नहीं पता, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, वन बाय एक्स का माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, करेक्ट है, कोई दिक्कत किसी को। अब सोचो अगर मेरे को इंक्रीजिंग दिखाना हो, मान लो, आप चाहो तो डिक्रीजिंग के लिए भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। इट शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन जीरो, करेक्ट है। एक्स स्क्वायर माइनस वन कैन बी रिटर्न एज एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। अब जो नीचे आपका एक्स स्क्वायर है, इसको मेरे को ऊपर लेके जाना है। ऊपर अगर मैं लेके जाऊंगा तो आई शुड मल्टीप्लाई बाय एक्स टू द पावर फोर। लेफ्ट पे किया तो मेरे को राइट पे भी करना पड़ेगा। तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। डन, कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर है। तो अब एक बात समझो, एक्स के रेस्पेक्ट में मेरे पास कितना वैल्यूज आ रहा है, एक माइनस वन आएगा, एक जीरो आएगा, और एक आएगा मेरे पास वन, एक आएगा मेरे पास वन। डन। अब थोड़ा सा बुद्धि आपको लगाना है, कुछ भी मेहनत इसमें है ही नहीं, बिकॉज क्वेश्चन पहला लाइन से ही आसान बना दिया। स्टेटेड वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है ना। जहां पे क्लियरली लोग बोले कि एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, वन। अगर वन से बड़ा होना चाहिए, मतलब हम इसी के बारे में सोचेगा ना भाई। ये जो वैल्यूज है इनके बारे में हम सोचेगा ही नहीं, इन वैल्यूज के बारे में हम कभी भी सोचेगा ही नहीं, हम तो सोचेगा यहां से। तो वन से बड़ा कोई भी वैल्यू आप ले लो, वन से बड़ा आप कोई भी वैल्यू लो, सोचो टू ले लो, थ्री ले लो, फोर ले लो, इसको अगर आप इधर पुट करते हो ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। और ग्रेटर देन जीरो अगर बन रहा है तो फंक्शन इज व्हाट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हम लोग बोलेगा फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, फंक्शन इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये तुम काट देना ऐसे। लास्ट का पार्ट एक बार वापस समझाना। कौन सा वाला, लास्ट का पार्ट नंबर लाइन वाला। हम बोला कि ये तो समझ में, नंबर लाइन में हम वैल्यूज कैसे पुट किए समझ में आया ना, कि इसके लिए जीरो आया, इसके लिए माइनस वन है, इसके लिए वन आया। नॉर्मली कुछ कंडीशंस अगर नहीं देता है तो हम हर इंटरवल्स के रेस्पेक्ट में चेक करेगा। कुछ कंडीशंस नहीं दिया, बट इस क्वेश्चन में ऑलरेडी कंडीशन दे दिया कि भाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, वन होगा। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, वन होगा। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा, तो हम इनके बारे में क्यों सोचे, हम नहीं सोचेगा, कि मेरा डोमेन ही डिफाइंड है कि भाई एक्स का वैल्यू यहां से यहां तक होगा। ठीक है, तो क्लियर है कि एक्स इंक्रीज भी कहां से कहां तक होगा, उसी वैल्यू के लिए एक्स इंक्रीज होगा। ठीक है। हम्म। एक्सपेक्ट को ऊपर किया और टाइम जीरो के पास भेज दे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन वैसे हो जाएगा। देखो एक चीज समझो यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। सवाल समझो, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन वन टू टू, इस इंटरवल में ऑन वन टू टू। पहला काम तो अपन क्या करेंगे, एफ डैश एक्स शुड बी व्हाट, टू एक्स प्लस ए, डिफरेंशिएट कर दिया। सिंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला, विच मीन्स की एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, जीरो। तो 2x प्लस ए इज व्हाट, ग्रेटर देन जीरो। व्हाट इज द इंटरवल गिवन, वन से लेके टू। फर्स्ट यू आर गोइंग टू पुट वन, ठीक है, x के जगह, बिकॉज वो तो x का ही वैल्यू है ना। तो x की जगह वन पुट करोगे तो a इज ग्रेटर देन व्हाट, माइनस टू। सही है। दूसरी टाइम में आप पुट करोगे टू, तो क्या हो जाएगा, टू टू जा फोर, सॉरी, तो a इज ग्रेटर देन माइनस फोर। अब बात यह है कि सवाल आपको पूछा है फाइंड द लीस्ट वैल्यू, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए। अब यहां पे आप समझो इनमें से क्या होगा, माइनस टू इधर होगा तो माइनस फोर इधर होगा, होगा ना, नहीं होगा। तो मतलब ये तो हो गया माइनस फोर का कहानी, बिकॉज ग्रेटर है। ये हो गया माइनस टू का कहानी, ग्रेटर है। करेक्ट है ना, नहीं है। अब एक बात बताओ, इन दोनों में से आपका फिजिबल सॉल्यूशन है क्या एक्चुअल में, आपका एक्चुअल में फिजिबल सॉल्यूशन क्या है। फिजिबल सॉल्यूशन वही होता है जिसको हम लोग कॉमन बोलते हैं, कॉमन रीजन जो हो गया वो आपके लिए फिजिबल हो गया। तो आपके लिए कॉमन पार्ट तो ये हुआ ना, दिस इज योर कॉमन पार्ट। तो मतलब
आप इसके बारे में सोचोगे। किसके बारे में सोचोगे? ए ग्रेटर देन -2 के बारे में। क्लियर ये चीज? तो आपका लीस्ट वैल्यू क्या होगा? बाकी सारा वैल्यू तो बड़ा ही होगा, लेकिन लीस्ट वैल्यू क्या होगा? -2। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो लीस्ट वैल्यू इज इक्वल, यस, वो हमेशा एक बोलते ना कि एक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है x² - 3x + 1। आपको यह बताना है कि ये फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, लेकिन किस इंटरवल पे? 0 से लेके 3 तक। एकदम ही आसान है। देखो, सबसे पहले आप एफ डेस एक्स करोगे, मतलब डिफरेंशिएट करोगे, कितना आएगा? 2x माइनस, करेक्ट है। सिर्फ 0 से लेके 3 पूछा है, आप वैल्यूज लो। ठीक है, सोचो आप एफ डेस 1 ले लिया, करेक्ट है, तो क्या आ जाएगा? 2 × 1 - 3, कितना आएगा? -1, विच इज लेस देन 0। ठीक है, फिर उसके बाद में आप ले लो वैल्यू 2, तो 2 × 2 - 3, विच इज 1। अब एक ही इंटरवल पे क्या फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज एक साथ हो सकता है क्या? एक ही इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज कभी भी जीवन में एक साथ नहीं हो सकता। यहां पे डिक्रीज हो रहा है, इधर आपका इंक्रीज हो रहा है, तो क्लियर हो गया कि फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to 3। क्लियर ये चीज? ठीक है, 2 मार्कर। इसको ऐसे ना करके पहले समझ गया? 2x - 3 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 3/2। तो एक इंटरवल तुम्हारा 3/2 से लेके इन्फिनिटी, और एक -∞ से 3/2 ऐसे गिर रहा है, तो वो 0 से 3 के बीच का गैप में 3/2 इज 1.5, बोल सकते हो। मतलब ये बोलना चाह रहा है, गिरीश बोलना चाह रहा है कि ऐसे, मतलब जो हम लोग वैल्यू पुट किया, इसके जगह अगर हम लोग ऐसे लिखे फॉर इंक्रीजिंग, ये हो गया फॉर इंक्रीजिंग, तो x ग्रेटर देन क्या हो गया? 3/2। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/2 से लेके इन्फिनिटी। और दूसरा केस में क्या होगा? x लेस देन 3/2 फॉर डिक्रीजिंग, तो x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 3/2। तो 3/2 इज 1.5, दोनों ही 0 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो एक ही इंटरवल में लाई करने वाला दो चीज तो हो नहीं सकता ना, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज तो हो नहीं सकता ना, तो ये भी पॉसिबल, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन 2 मिनट का, 2 मिनट का टाइम है। हाँ, क्वेश्चन आता है एग्जाम। सो क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x⁴x। कंडीशन आपको दे दिया क्लियरली कि x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल दिया। ठीक है, तो सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे? फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x⁴x गिवन। तो हमेशा डिफरेंशिएशन में मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला है कि वेरिएबल के पावर में अगर आपके पास वेरिएबल होता है, यूज लॉगरिथम। वेरिएबल के पावर में अगर वेरिएबल होता है तो आपको यूज क्या करना है? लॉगरिथम। तो लॉग ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ठीक है, तो लॉग ऑफ एफ एक्स, ये एक्स आगे आ जाएगा तो एक्स लॉग एक्स बन जाएगा। चेक कर लो ये, कोई दिक्कत? तो लॉग ऑफ एफ एक्स अगर आपके पास है तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 1/f(x) इंटू, चलेगा ये? डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऐसे। एक्स लॉग एक्स पे आप लगा दो प्रोडक्ट रूल, एक्स को कांस्टेंट रखा, लॉग एक्स का 1/x, लॉग एक्स को कांस्टेंट रखा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, चेक कर लो, सही है? कोई दिक्कत? एफ एक्स की जगह आप क्या लिखोगे? अब सबसे पहले आप समझो यहां पे कि भाई इधर आपके पास x⁴x क्रिएट हो गया,
x to the power x is always increasing for any values of x which is given. x ग्रेटर देन 0 का कोई भी वैल्यू अगर आप यहां पे डालते हो तो ये तो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो इसको अभी हम कंसिडर करेगा ही नहीं। अभी इंटरवल निकालेगा 1 प्लस लॉग एक्स से, बस इसका इंटरवल तो निकला हुआ ही है कि ये हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा, खत्म। ठीक है, तो अब हम इंटरवल निकालने का कोशिश किससे करेगा, 1 प्लस लॉग एक्स से। पहले लिख देता है, सिंस x टू द पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 0। क्लियर। तो अब हम बोलेगा 1 प्लस लॉग x ग्रेटर देन 0, बोल सकता फॉर इंक्रीजिंग, तो यही होगा, ये होना चाहिए ना। तो लॉग x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिख सकते हो, -1। सही है। अब एक बात बताओ मेरे को, इस लॉग के पास नीचे क्या है, e। तो क्या मैं लिख सकता हूं x ग्रेटर देन e टू द पावर -1, आया ना। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, ये बात सबको याद है ना, नहीं है। ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू बी, इफ ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू बी, लॉग के फॉर्म में अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या बनता है, लॉग बी बेस इज इक्वल टू व्हाट, एक्स, यही तो बनता है। तो एक्सपोनेंट से लॉग में और लॉग से एक्सपोनेंट में हमेशा ध्यान में रखना कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, e टू द पावर -1, विच मीन्स कि x ग्रेटर देन 1/e, आया ना। तो मतलब इंक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आपका इंटरवल क्या होगा, 1/e से लेके इंफिनिटी। स्ट्रिक्टली था ना, इंक्रीजिंग था, करे स्ट्रिक्टली था, तो 1/e से लेके इंफिनिटी। कोई दिक्कत इसके अंदर। अब कोई बोल रहा होगा भैया एक्स टू द पावर एक्स इसे गायब कैसे कर, भाई गायब नहीं हुआ, हम लोग डिक्लेयर कर दिए कि एक्स टू द पावर एक्स इज ग्रेटर देन 0। सिंपल सा आप चीज समझो, ये 0, 1/e ऑब्वियसली 0 से क्या होगा, बड़ा होगा ना, नहीं होगा। तो ये तो ऐसे जा रहा है, ग्रेटर देन 0 तो ऐसे जाएगा, 1/e ऐसे जाएगा। तो आपका कॉमन रीजन कौन सा हुआ, 1/e टू द पावर इंफिनिटी। तो आपका फाइनल रीजन, फाइनल आंसर क्या हो गया, 1/e से लेके इंफिनिटी में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कोई दिक्कत इसमें किसी को। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है इंटरवल के रेस्पेक्ट में, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, ये अपने को बताना। तो फर्स्ट फंक्शन अपने को जो दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 - 6x - 2x²। तो पहला काम अपन क्या करेंगे, एफ डैश एक्स, सो इट इज -6 - 4x, चलेगा। कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर। तो -2 कॉमन ले लो, कोई दिक्कत है क्या, यहाँ से 40 लिखना वाह, तब भी वो तो ऐसे ही कट लेना और फिर चलेगा ये। 3 + 2x, क्लियर। तो x का वैल्यू मेरे पास क्या आ रहा है, -3/2। x का वैल्यू क्या आएगा मेरे पास, -3/2। ये आएगा ना, नहीं आएगा, आया ना, चलेगा मेरे को। बिकॉज 3 + 2x 0 के साथ इक्वेट करते हैं, तो x का वैल्यू -3/2 आ रहा है, ये क्लियर है सबका। अब सिंपल सा कहानी आप समझो, -3/2 से बड़ा कुछ भी वैल्यू आप उठा लो, -3/2 से बड़ा कुछ भी वैल्यू आप उठा लो, सोचो 1 उठाते हो, ठीक है ना। 1 अगर आप उठाते हो और इधर इसको पे पुट कर देते हो, इस जगह पे अगर आप पुट कर देते हो, तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव। फाइनल आंसर आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव। -3/2 से छोटा वैल्यू आप ले लो, सोचो -2 ले लिया, तो -2 को अगर आप इधर पुट करते हो नेगेटिव, बाहर एक नेगेटिव बैठा हुआ, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अपन क्या बोलेंगे, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन -∞ से -3/2 स्ट्रिक्टली, और फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन कहां से कहां तक, -3/2 से लेके इंफिनिटी तक। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर। चलो
डन। नेक्स्ट नंबर 2। ये क्वेश्चन जो है ये 2024 का क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग ट्राई करो इसको। आप लोग पहले बताओ। टिकट कौन सा लगेगा? चलिए ये देखिए, फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है। फंक्शन आपके पास है 20 - 9x +6x² - ठीक है। आप इसको डिफरेंशिएट जब करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -9 +12x और -3x²। ठीक है। -3 इसमें से आप कॉमन ले लो, तो -3 जब आप कॉमन लोगे आपके पास क्या आएगा, x² -4x और प्लस, चलेगा, सही है। इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं आराम से अपन। क्या हो जाएगा, x² -3x -x +3। तो ये आ जाएगा x -3 -1x -3। तो x-3 और x-1 चेक कर लो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने पे यही आ रहा वैल्यूज। अब आप डाल दो नंबर लाइन 1 से लेके 3। ठीक है। तो अब एक बात बताओ, 3 टू इन्फिनिटी कोई वैल्यू ले लो आप। ठीक है, 3 टू इन्फिनिटी कोई वैल्यू ले लो, 4। तो 4 अगर आप यहाँ डालते हो तो 4 - 3 4 - 1 पॉजिटिव आएगा, बाहर एक नेगेटिव लगा हुआ है, तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है। फिर उसके बाद में अल्टरनेटिव भी चला जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये लीनियर क्वेश्चन ही है। तो अल्टरनेटिव भी आप जाओगे, कोई इशू नहीं आएगा इसमें। हमेशा ध्यान रखना, जब आपके स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो वहां पे 2 मिनट आपको सोचना है। बाकी अल्टरनेटिव आप जाओ, कोई इशू नहीं है। तो इंक्रीजिंग में आपके पास क्या आएगा, इंक्रीजिंग पे आपके पास क्या आएगा, 1 से लेके 3। और डिक्रीजिंग में आपके पास क्या आएगा, -इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। आ गया 5 मार्क इतना सा के लिए। कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट ये आप लोग ट्राई करो। ये ब्रैकेट वाला चीज कैसे बता? तो ये क्वेश्चन आपके पास है, इसमें आपको वैल्यूज बताना है एक्स का, जहां पे इंक्रीजिंग हो रहा है खाली इंक्रीजिंग का बताना है, ठीक है ना। तो f(x) इज इक्वल टू x(x-2) का होल स्क्वायर। पहले इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये क्या होगा, x² - 2x। डन। अब इस पे आप a - b होल स्क्वायर लगा दो, तो क्या हो जाएगा, x⁴ +4x² और -2 × 4x³ डन। कोई दिक्कत इसके अंदर। तो f' अगर आप करते हो तो क्या आ जाएगा, 4x³, 4×2 = 8x। डन। तो इसमें पूरा में आप x को 4x को कॉमन ले लो, तो आपके पास बचेगा क्या, x² -3x +4 ये बचेगा। कोई दिक्कत इसके अंदर। x² इधर से आ गया, x² इधर से आ गया, +2 माइनस, हाँ, +2। सही है। तो 4x x² -2x -x +2। तो 4x, ये कितना हो जाएगा, x - 2, मिल्टन स्प्लिट पे यही आएगा। तो आपके पास 3 वैल्यूज आ रहा, क्या क्या है, 0 1 और 2। करेक्ट है। तो 2 से लेके इन्फिनिटी के बीच में कुछ वैल्यू ले लो, आप 3 ले लो। तो 3 अगर आप यहाँ पे डालते हो तो हमेशा क्या रहेगा आपके पास, पॉजिटिव। तो अल्टरनेटिव चला जाओ आप। तो आपको खाली इंक्रीजिंग के लिए बताना था ना। इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल क्या होगा, 0 से लेके 1 यूनियन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो क्लोज इंटरवल यूज करो। 0 से लेके 1 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। डन। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है सबका। आप एक बार देखो।
सवाल आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+2 e टू द पावर माइनस एक्स। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, तो x+2 को आप कांस्टेंट रखा, ठीक है, e टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस एक्स और एक नेगेटिव साइन साथ में, चेन रूल लगेगा ना, और प्लस e टू द पावर माइनस एक्स को कांस्टेंट रखा, x+2 का डिफरेंशिएशन इज व्हाट, तो पूरा में आप e टू द पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो तो आपके पास बचेगा -x -2 +1, सही है। तो e टू द पावर माइनस एक्स ये कितना हो जाएगा -x और ये होगा -1, नेगेटिव को बाहर निकाल दो, चेक कर लो, यहां तक सही है। अब एक बात बताओ, e टू द पावर माइनस एक्स जो है ये तो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, बिकॉज इस पे x पे कोई भी वैल्यू डाल दो, बिकॉज ये बनेगा 1/e टू द पावर x, ऐसे ही बनेगा। तो इस पे x पे कोई भी वैल्यू आप डाल दो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो आप यहाँ पे पहले डिक्लेयर कर सकते हो कि e टू द पावर माइनस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। करेक्ट है। तो आपको सोचना है x+1 के बारे में, तो x+1 के बारे में अगर आप सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या वैल्यू आता है, -1, बिकॉज x+1 जीरो के साथ इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू क्या होगा, -1, मतलब आपके पास दो इंटरवल्स क्रिएट हो रहा है, एक -∞ से -1 और एक -1 से लेके इंफिनिटी। तो -1 से बड़ा कोई भी वैल्यू आप ले लो, सोचो 0, 0 अगर आप यहाँ पे पुट कर दो, 0+1 = 1, बाहर एक नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव, मतलब -1 से इंफिनिटी पे ये क्या होगा, डिक्रीजिंग, और -∞ से -1 पे क्या होगा, इंक्रीजिंग। आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लो, यहाँ पे अगर आप नेगेटिव वैल्यू को पुट करते हो तो इधर एक नेगेटिव क्रिएट होगा, बाहर एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसमें आप क्या बोल सकते हो आंसर, इंक्रीजिंग, कौन से इंटरवल में, -∞ से -1, खाली इंक्रीजिंग पूछा है क्या स्ट्रिक्टली, और डिक्रीजिंग, डन। लॉन्ग है, हालांकि मेरा आंसर सेम ही आया, बट जो सेम थी ना आप लोग का, आप लोग बोलो, कोई दिक्कत किसी को, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में दोनों साइड में ओपन रखना। अगेन बहुत अच्छा सवाल। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x/log x। देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो, यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन प्रोसीड करने से पहले ना आप पहले इसका डोमेन डिफाइन करो, जहां पे लॉगरिथम आपको दिख जाए ना वहां पे पहले आप डोमेन डिफाइन करो, इसका कौन सा वैल्यूज हो सकता है और कौन सा वैल्यूज आपका नहीं हो सकता है। इधर देखना, इसका जो डोमेन होगा ना, सुनो, लॉगरिथम जो log x जो फंक्शन होता है, दैट फंक्शन इज ऑलवेज व्हाट, इंक्रीजिंग, उसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा ऊपर की ओर जाता है। तो डोमेन ऑफ लॉगरिथम इज 0 to ∞, डोमेन ऑफ लॉगरिथम इज व्हाट, 0 to ∞। मैंने क्या लिखा है, डोमेन यहां पे 0 to ∞ एक्सेप्ट 1, वाई, 1 0 एग्जैक्टली। अगर आप लॉगरिथम लॉग एक्स जो है उस पर अगर आप 1 डालते हो, log 1 इज 0, और नीचे अगर 0 आया तो फंक्शन पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड। क्लियर ये चीज। तो ये आपका डोमेन डिफाइन हो गया। अब इसके बाद में आप क्वेश्चन के बारे में सोचो। तो क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई लॉग एक्स है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, log x का स्क्वायर, क्लियर। फिर उसके बाद में log x, कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1, माइनस x कांस्टेंट log x का डिफरेंशिएशन 1/x, करेक्ट है ना। तो ये क्या बन जाएगा,
डन, कोई दिक्कत? अब देखो नीचे जो log x स्क्वायर है वो अपना डोमेन के हिसाब से तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, तो इसको पहले ही आप हटा दो। सिंस log x स्क्वायर, कि ये ऊपर भी जाएगा तो सेम ही कहानी क्रिएट करेगा, इसको आप ऊपर भी लेके जाओ तो सेम कहानी क्रिएट करेगा, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो सिंस log x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ डोमेन। ठीक है ना? तो अब log x -1 आपके पास बचा, क्लियर? ये आपके पास बचा, तो मतलब log x -1 अगर आप लेते हो, इसको एक बार 1 के साथ इक्वेट करते हो, तो x का वैल्यू आपके पास क्या आएगा, e आएगा। x का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, e। तो मतलब आपको सोचना किसके बारे में है, e के बारे में सोचना है। कोई दिक्कत? क्लियर है? तो यहाँ पे सवाल खाली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का चाहिए या दोनों के लिए था? तो बीच में आपके पास आ गया e। अब बताओ क्या होगा, किस पे इंक्रीजिंग होगा किस पे डिक्रीजिंग होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ई से लेके इन्फिनिटी चलेगा, डिक्रीजिंग का कोई आंसर बता। हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, ये भी एक अच्छा सवाल मेरे को पूछा कि ई का वैल्यू क्या होता है। गुड, 2.71828, द वैल्यू ऑफ ई इज 2.71828। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होगा ना। ठीक है, डिक्रीजिंग के लिए बताओ क्या होगा, किसके दिमाग में माइनस इंफिनिटी से ई आया डिक्रीजिंग के लिए? कितना लोगों के दिमाग में माइनस इंफिनिटी से ई आया था? मैक्सिमम लोगों के दिमाग में माइनस इंफिनिटी से ई आया। बट आपको थोड़ा सा फिर से डोमेन के बारे में सोचना है। देखो, यहां से लेके यहां तक का सारा ऐसे ही सोच रहे हो ना, सब आ सकता है। बट बीच में देखो यार, यहाँ पे एक जीरो भी आ रहा था, ई से पहले एक जीरो भी तो आता है। आपको डोमेन क्लियरली बोल के रखा है कि डोमेन होगा जीरो से इंफिनिटी एक्सेप्ट -1, एक्सेप्ट 1, 0 to ∞ एक्सेप्ट 1। तो आपको यहां से ये वाला वैल्यूज के बारे में तो सोचना ही नहीं है, आपको इधर से इधर के बारे में सोचना है, इतना वैल्यूज के बारे में सोचना है। तो जब आप डिक्रीजिंग के लिए लिखोगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए जब लिखोगे आप, तो क्या लिखोगे, 0 से लेके ई एक्सेप्ट 1। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है सबका? चेक कर लो। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है जहां पे थोड़ा सा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बिकॉज फट से यहाँ पे गलती होने का पूरा चांसेस है। जल्दबाजी में हम लोग एग्जाम में रहेंगे, फट करके लिख के आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से लेके ई तक। ठीक है, इसलिए लॉगरिथम क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, पहले आप उसका डोमेन डिफाइन करो। ठीक है, हाँ देखो इंक्रीजिंग कैसे डिफाइन किया, बिकॉज अगर हम ई डालते हैं, एग्जैक्टली ई डालते हैं, तो लॉग ई का वैल्यू क्या होता है, 1। ठीक है ना, तो 1 - 1 is 0। तो हम 0 to लिखा है ना, सॉरी e to ∞ लिख रहा है, तो e is not included। द बेसिकली द वैल्यू ऑफ e is 2.71828। तो e से ऊपर एक वैल्यू ले लो, सोचो log 3। ठीक है ना, e से ऊपर एक वैल्यू ले लो log 3, सॉरी 3। ठीक है, तो log 3 -1 करेगा, क्या आएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो बड़ा होगा 0 से। क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद में, हाँ ये क्वेश्चन बताओ। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। f(x) = log of 1 + x - x डिवाइडेड बाय 1 + x। ठीक है, तो log ऑफ 1 + x जो आपके पास है, इसका अगर, अच्छा रुकिए पहले डोमेन डिफाइन करते हैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा अपना, log के रेस्पेक्ट में समझेंगे। तो 1 + x शुड बी ग्रेटर देन 0, बिकॉज log हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज लेता है, विच मीन्स कि x ग्रेटर देन -1। तो डोमेन हो गया आपका x ग्रेटर देन -1। ये पहला चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, तो log ऑफ 1 + x का जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो इट विल बी 1/1 + x, करेक्ट है। फिर यहां पे आप क्या लगाओगे, क्वोशिएंट रूल लगाओगे, तो 1 + x का स्क्वायर, 1 + x कांस्टेंट,
एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स कांस्टेंट 1 का डिफरेंस 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, तो ये गया। तो अगर आप एलसीएम लेते हो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एक्स माइनस 1, सही है, चेक कर लो, यही होना चाहिए, कोई दिक्कत? 1 1 गया, तो आपके पास क्या आ गया, एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, बोलो सही। अब अपन क्या करेंगे, फॉर इंक्रीजिंग एफ डेस एक्स, एक निकाला तो दूसरा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, आप एक के रेस्पेक्ट में सोचो, दूसरा ऑटोमेटिकली निकलेगा, ठीक है ना। एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ऊपर, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, वन प्लस एक्स स्क्वायर तो ग्रेटर देन ओ जीरो। अच्छा, हाँ यहाँ पे स्क्वायर ना, ठीक है, इसको नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, डन 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 डन, यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन ही कर दो ना, खत्म ही कहानी। सिंस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज व्हाट, ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन -1, सही है। तो आपको किसके बारे में सोचना है, एक्स के बारे में, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू व्हाट, जीरो वैल्यू लोगे, तो अगर आप जीरो लेते हो तो कहानी क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से तो लोगे ही नहीं, एक्स ग्रेटर देन -1, यही से आपको लेना पड़ेगा, इसके रेस्पेक्ट में आप सोचोगे, वैल्यू यहाँ इधर से होना पड़ेगा। तो जीरो से आप पहले सोचो, जीरो से इन्फिनिटी तक के बारे में सोचो, तो जीरो से इन्फिनिटी में क्या हो जाएगा फिर आपके पास, हमेशा वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव ही होगा ना। हाँ, ठीक है, जीरो से इन्फिनिटी पे हमेशा वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, तो इसके बारे में सोचना नहीं है। -1 से जीरो के रिस्पेक्ट में सोचो, नेगेटिव। देखो याद रखना, इसमें ये पहले वाला वैल्यूज आपको सोचना ही नहीं है, क्यों नहीं सोचना है, बिकॉज डोमेन ही आपका डिफाइंड क्या है, डोमेन आपका डिफाइंड है कि एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, तो आप इतने वैल्यूज के रेस्पेक्ट में सोचोगे प्लस ये वैल्यूज के रेस्पेक्ट में सोचोगे, तो यहां पे तो आपके पास क्या आ गया, पॉजिटिव, इधर आ गया आपके पास नेगेटिव, क्लियर। पॉजिटिव किधर से भाई, इधर ही तो वैल्यू पुट करोगे ना, यही तो फंक्शन आपके पास है, इधर ही वैल्यू पुट करोगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे तो पॉजिटिव आंसर ही देगा, और इस जगह पे अगर नेगेटिव वैल्यू पुट करो, नीचे वाला तो पॉजिटिव ही होगा, नीचे वाला के तो ऑलरेडी अपन बोल देंगे इट इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द डोमेन, ठीक है, ये तो पॉजिटिव ही होगा, बट इस जगह पे आप वैल्यू पुट करो नेगेटिव दे देगा, तो आप बोलोगे कि इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, it will be from 0 to infinity, और strictly डिक्रीजिंग कहाँ पे, -1 to 0, डन, कोई दिक्कत किसी को, यस, चल देखो, प्रूव दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to infinity, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -infinity to 0, इससे आसान चीज जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है इस क्वेश्चन में, इतना आसान है। सबसे पहले आप ये समझो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट इज -x व्हेन एक्स इज लेस देन 0, ये मॉड एक्स का बेसिक डेफिनेशन जो कई बार हम बता चुका है, जितना बार क्वेश्चन आता है हर बार हम बता देता है, ठीक है। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो
तो x का डिफरेंशिएशन इज व्हाट 1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -1। तो सवाल यही तो पूछ रहा है ना कि भाई आप ये प्रूव करो कि इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इन्फिनिटी। भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग साफ साफ दिखाई दे रहा है, इट इज 1। एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0। तो मतलब क्लियर है कि 0 टू इन्फिनिटी में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू 0। एक्स लेस देन 0 पे मेरे पास क्या, एक्स लेस देन 0 अगर हम लिखे या माइनस इन्फिनिटी टू 0 लिखे, दोनों का मतलब तो सेम ही है ना। तो इस पे ये वैल्यू क्या आ रहा है मेरे पास, माइनस, और आना भी चाहिए था डिक्रीजिंग पे, हो गया। ऊपर वाला में तो बट अब इक्वल वो तो टू डेफिनेशन के रेस्पेक्ट में अपन लिखा है ना, तो हमको इसके रेस्पेक्ट में पूछना कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को इक्वल टू हटा देगा। डन, कोई दिक्कत। अब इस पे एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आप लोग करोगे, ठीक है। जो बड़ा वाला क्वेश्चन है वो मैं करता हूँ, छोटा सा आप लोग करना, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब तुम बोलो जो टफ है, जब बजाओ तो ऐसा बोला है भैया इजी वाला कर लेगा, टफ वाला हम लोग को दे देगा, बोलो जो हमको तुम। क्या पता कौन सा है, कौन सा easy तो आप जानता है। दोनों ही इजी है, बस ये है कि फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा आपको क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैं करता हूँ ये, ठीक है ना। बिकॉज सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर कुछ नहीं, आप प्रोडक्ट रूल लगाना, आंसर मिल जाएगा। प्रोडक्ट रूल लगा के आप खाली है ना इसका कॉमन ले लेना टर्म्स को, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, नंबर 6 नहीं सॉरी, ये तो ऐसे पहले का नंबरिंग था, हटा देते हैं इसको हम। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/4 x to the power 4 minus x cube minus 5x² प्लस 24x प्लस 12, ठीक है। ये सवाल आपके पास है। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, एफ डेस एक्स 1/4 4x³ -3x² -10x प्लस 24, देख सकते हैं ये, कोई दिक्कत इसके अंदर, 4 खत्म। x³ -3x² -10x प्लस 24, चेक कर लो, ये आपके पास एफ डेस एक्स आ गया, डन। अब एक बात समझो, एफ डेस एक्स पे आपके पास क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। क्यूबिक इक्वेशन अगर आपके पास फॉर्म है, मतलब आपके पास कितना वैल्यूज आएगा, 3 वैल्यूज आएगा। 3 वैल्यूज का मतलब 4 इंटरवल्स बनेगा, क्लियर है चीज। वो इंटरवल्स आपको बताना है, बट उससे पहले फर्स्ट वैल्यू आप समझो, फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या होगा। तो हमेशा याद रखना, ज्यादा आपको नहीं सोचना, 1 2 3 4 -1 -2 -4 तक मोटा मोटी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आपको रेंडमली वैल्यूज पुट करना है, ठीक है। आप सोचो एक बार 1 अगर यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है, 0 लेके आना आपको, ठीक है ना, पूरा वैल्यू हटाने के लिए फैक्टराइज करना है। 1 का क्यूब -3 -10 प्लस 24, 0 आएगा क्या जीवन में कभी, इसमें नहीं आएगा। 2 लेता है 8, 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 -20 प्लस 24, 0 आएगा नहीं आएगा। 3 लेते हैं, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 9 3 जा 27 -13, इसमें भी नहीं आएगा, नहीं आता, नहीं आता। 4 लेते हैं, 4 4 जा 16 16 4 जा 64, 4 4 जा 16 16 3 जा 48, माइनस किसमें, 2 पे, x इक्वल टू 2 पे, तो बहुत बढ़िया फिर तो 8, फिर 2 का स्क्वायर कितना, 4 4 3 जा 12, फिर इसके बाद 20 प्लस 24, तो 8 -12 -4, ओ यस वेरी गुड। तो इसी पे कहानी हो गया, बढ़िया। तो x इक्वल टू 2 पे अपने पास कहानी बन गया, ठीक है ना। तो यहां पे अपन बोल सकते हैं कि x-2 इज ए फैक्टर ऑफ, बोल सकते हैं x इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन ना, x इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन। तो 2 को अब लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ तो x-2 बना ना,
तो x माइनस टू इज ए फैक्टर। देखो x इक्वल टू -2 अगर आपके पास होता तो x प्लस टू फैक्टर बन जाता, ठीक है। तो x माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24। अब बाकी दो वैल्यूज आप डिवाइड करके लेके आओ। क्या हो जाएगा? x² -3, डन। फिर उसके बाद चेक कर लो। तो यह आया आपके पास x² माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x माइनस टू x² माइनस एक्स माइनस 6 लिख सकते हैं। तो x² माइनस एक्स माइनस 6 का मिडिल स्प्लिटिंग कर दो। x² माइनस 3x, तो कितना हो जाएगा? यही आएगा x माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस 3। तो अब आपके पास तीन वैल्यूज आपके पास आ रहा है। भैया हाँ, आप 6 भी कर सकते हो। 20। ओ क्या हो रहा है? x² माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है ना। तो x² -4x, तो x माइनस 4 प्लस 3x-4, तो x प्लस 3, डन। तो आपके पास क्या क्या आएगा? -3, 2 और 4। यहाँ पे आप अल्टरनेट आराम से तो करा सकते हो। 4 से लेके इन्फिनिटी आप कुछ भी वैल्यू ले लो। सोचो 5 लेते हो, तो 5 अगर आप इधर डालते हो तो हमेशा क्या देगा आपको? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, डन। इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग पे क्या हो जाएगा? -3 से लेके 2, -3 से लेके 2 यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी। फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे क्या हो जाएगा? भैया हाँ, 2 to 4 में पॉजिटिव नहीं हो। 2 to 4 पे कहाँ पॉजिटिव होगा? नहीं होगा। 1 - 2 अरे बाबा, ये नेगेटिव देगा ना। 1 - 2 भी तो नेगेटिव रहेगा। ओ 2 तो लेगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग -इन्फिनिटी से -3 यूनियन 2 से लेके 4। चेक कर लो एक बार। ठीक है, डन। कोई दिक्कत इसमें? अब इसके बाद में नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोग करोगे, प्रोडक्ट रूल लगा के कॉमन वन लेके करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे। देखो, इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है f(x) इक्वल टू x-1 का होल क्यूब x-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक तो कभी भी इनको ब्रेक करने का कोशिश मत कर लेना कि a-b होल क्यूब a-b होल स्क्वायर में चला जाओ, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। प्रोडक्ट रूल लगाओ आराम से। f डैश x क्या हो जाएगा? पहले आप x-1 का होल क्यूब को कांस्टेंट लिया, x-2 का होल स्क्वायर को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो 2 टाइम्स x-2 होगा, प्लस x-2 का होल स्क्वायर को कांस्टेंट लिया तो क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स x-1 का, डन। तो मेरे पास बचा x-1 का होल क्यूब। इसमें से काम करता पूरा हम कॉमन ले ही लेता है। कॉमन हम क्या ले सकता है?
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर कॉमन ले लेता है और एक्स माइनस टू को कॉमन लेता है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास इधर से क्या बचेगा, 2 टाइम्स एक्स माइनस वन प्लस 3 टाइम्स एक्स माइनस टू। डन। एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस टू, 2x-2, 3x-6, 5x-8। डन। तो आपके पास पॉइंट्स कितना आ रहा है, 3 पॉइंट्स आ रहा है, 1, 2 और 8/5। 1 इधर पुट कर दिया, 8/5 इधर हो गया और 2 इधर हो गया, ठीक है। डन। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशंस क्रिएट मत कर देना, ठीक है। क्यों हम बोल रहे हैं, बिकॉज एक यहाँ पे स्क्वायर क्रिएट होया हुआ है, ठीक है। ध्यान दो, 8/5 से सॉरी 2 से इंफिनिटी तक का कुछ वैल्यू ले लो, 3। 3 अगर आप लेके डालते हो यहाँ पे सारा वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। 8/5 से लेके 2 के बीच का कुछ वैल्यू उठा लो आप, 8/5 से लेके 2, 8/5 कितना हो गया, 1.6 के आसपास हो गया ना। तो 1.6, 1.6, 1.7 आप ले लो, ठीक है। तो 1.7 अगर आप इधर लेते हो, पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा, पॉजिटिव ही होगा। इधर अगर आप 1.7 लेते हो, पॉजिटिव आएगा। 17 5 से 85, 1.7, 8.5 होगा, तो ये भी पॉजिटिव। लेकिन इधर क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव। डन। 1 से लेके 8.5, सोचो 1.5 आप लेते हो, ठीक है। तो 1.5 इधर क्या आएगा, पॉजिटिव। 1.5 इधर क्या आएगा, नेगेटिव। 1.5 इधर क्या आएगा, पॉजिटिव। सॉरी, एक मिनट फिर से, इधर क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव, क्लियर। इधर आपके पास नेगेटिव, इधर आपके पास नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। डन। वेट, 1 से छोटा कुछ वैल्यू ले लो। अब भाई 8.5 तक अगर यदि आपको पॉजिटिव दे रहा है तो उससे छोटा मैं कहीं पे भी चला जाए, आपको क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा। आया बात समझ में। आप सोचो अगर यहाँ पे -1 डालते हो आप, तो ये तो पॉजिटिव ही है, इस पे तो आप कुछ भी डाल दो पॉजिटिव रहेगा। मेन इसके ऊपर है, ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। चेक कर लेंगे। हाँ, वो स्क्वायर में, स्क्वायर का केस जब आपके पास आता है ना यहाँ पे, तब, ठीक है। तो इस जगह पे आपके पास इंक्रीजिंग क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा -इंफिनिटी से 8/5 यूनियन 2 से इंफिनिटी। और डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा, 8/5 से लेके, चेक कर लो, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है। तो ये कहानी था अपना। डन। तो इतना क्वेश्चंस अपन ने अभी तक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में किया है। विद द टाइम कुछ कुछ और क्वेश्चंस अपन और करेंगे, लेकिन आज के लिए कुछ टारगेट्स मैं आपको दूंगा, ठीक है। आज आप ML अग्रवाल से एक्सरसाइज 6.4 से क्वेश्चन नंबर 13 का 7, 9 ये करना, 14, 15, 16 ये 3 क्वेश्चन करना। और उसके साथ साथ जितना भी MCQs इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का वो खत्म करना। फिर इनमें कुछ डाउट होता है वो अपन फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, इतना कम से कम कर लेना। सो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज में एक कहानी समझो कि यहाँ पे अपन क्या करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर चीज का चेंज समझते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक सर्कल के रेस्पेक्ट में अपन समझते हैं कि एक सर्कल का जो साइज है, सर्कल का जो एरिया वो कब बढ़ सकता है, जब उसका रेडियस बढ़ेगा। अगर एक सर्कल का रेडियस को आप इंक्रीज करते हो, सर्कल का जो रेडियस होता है उसको अगर आप इंक्रीज करते हो, उसका इंक्रीज करने पे उसका एरिया इंक्रीज होगा ना, नहीं होगा, होगा ना। सिमिलरली कोन के रेस्पेक्ट में अगर अपन बात करते हैं, ठीक है,
कोन के रेस्पेक्ट में भी अगर आप समझो, कोन का अगर मैं हाइट को इंक्रीज करता हूं तो कोन का एरिया इंक्रीज होगा, कोन का रेडियस को इंक्रीज करता हूं तो उसका एरिया इंक्रीज होगा, होगा ना, नहीं होगा? क्लियर है चीज? तो हर एक चीज विथ रेस्पेक्ट टू अनदर चीज अपन देखेंगे यहाँ पे। आपको क्वेश्चन के हिसाब से चीजों को समझना है और यूनिट्स को अच्छे से लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में आपको पढ़ूंगा, देखा है कि वहां पे क्या पिन पॉइंट में लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। चीज समझना, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। जब r 3 सेंटीमीटर का होगा तब एरिया पे क्या चेंज आएगा विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, आपको पता है। आपको भी अच्छे से पता है कि भाई रेडियस डिक्रीज होगा एरिया डिक्रीज होगा, रेडियस इंक्रीज होगा तो एरिया भी इंक्रीज होगा। क्लियर ये चीज? तो यहां पे सबसे पहले आप ये समझो कि रेडियस ऑफ सर्कल, लेट रेडियस ऑफ सर्कल आपके पास क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ए ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ये सबको पता है, आया ना? चेक कर लो, ये सबको आता है नहीं आता? कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब एरिया का डिफरेंशिएशन किसके साथ करना है, पहले आप ये समझो। एरिया का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर के साथ करना है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर होता, मतलब टाइम के हिसाब से अगर आपको चेंज करना होता तो आप लिखते डीए बाई dt। तो एरिया पे अगर यदि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा होता तो आपका रेडियस में भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होता। बट यहाँ पे कहानी वो नहीं है, यहाँ पे आपका कहानी है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कितना चेंज हो रहा है आपको बताना है। तो डीए बाई क्या करना है, डी आर। तो पाई तो ऐसे भी कांस्टेंट टर्म है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, 2r। तो बेसिकली आपके पास क्या आ गया, 2 पाई आर। आपको जो चेंज बताना था वो चेंज कौन से वैल्यू पे बताना था, 3 सेंटीमीटर पे। तो आर का वैल्यू आप 3 डालो, सो इट इज व्हाट, 6 पाई। यहां पे नहीं छोड़ना आपका आंसर, पूरा का पूरा यूनिट लिख के आना है, ठीक है ना? 6 पाई लिखा, करेक्ट है। एरिया का यूनिट हमेशा किसमें होता है, स्क्वायर में। और कोई भी क्वांटिटी का यूनिट हमेशा किसमें होता है, मीटर सेंटीमीटर, उसके रेस्पेक्ट में रहेगा। हाइट है तो मीटर सेंटीमीटर में रहेगा, रेडियस है तो मीटर सेंटीमीटर में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कहानी क्या रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर। अब काट मत देना इसको, ऐसे ही छोड़ के आना। क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत? अब कुछ कुछ बच्चा लोग क्या गलती करता है मैं आपको बताता हूँ। ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, आर इक्वल टू 3 इधर ही पुट कर देगा। अबे इधर पुट कर देगा तो डिफरेंशिएट किसको करेगा? आपको यह बताना है कि जब रेडियस 3 सेंटीमीटर का होगा तो एरिया पे क्या चेंज आएगा, वो आपको बताना है, उस इंस्टेंट पे बताना है। क्लियर है? कभी भी ये वैल्यू पहले पुट मत कर देना, ठीक है? तो दिक्कत इसके अंदर, लिख लो। A balloon which always remains spherical has a variable diameter, has a variable diameter 3 by 2 2x plus 3. Determine the rate of change of volume, determine the rate of change of volume with respect to x. ठीक है, with respect to x। अभी बैलून के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो बैलून इज स्फेयर। बैलून क्या होता है, एक स्फेरिकल शेप में होता है। ठीक है, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है। ठीक है, डायमीटर आपको कितना दिया हुआ है, 3/2 2x+3। तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का आधा, तो रेडियस हो जाएगा 3/4। चलेगा ना ये, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई r क्यूब। जहां पे आप r की जगह क्या लिख सकते हो, 3/4 2x+3 का। चलेगा ये, कोई दिक्कत? तो 4/3 पाई 3 का क्यूब, ये तो पूरा ही क्यूब होगा ना, सॉरी यार। 3 का क्यूब कितना हो गया, 27। 4 का क्यूब कितना होगा,
So it will be 9 pi by 16. ये तो मैंने लिखा वॉल्यूम, ये तो मैंने लिखा वॉल्यूम। फिर से क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्वेश्चन में क्या बोला है? डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मतलब आप क्या करोगे? डीवी बाई, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 3 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। डन। तो 9 3 27 और इंटू 2 भी, यस। 9 3 27, ये इसको काट ही देता ना 8 टाइम्स। तो 27 पाई बाई, अब मेरे को कोई बता सकता है इस पे यूनिट क्या होगा? इस पे यूनिट क्या होगा? है कहीं दिया सेंटीमीटर क्यूब? कहीं, हाँ देखो अब इधर भी ध्यान रखना। यूनिट अगर आपको मेंशन नहीं किया है, सेंटीमीटर मीटर ऐसे कुछ यूनिट अगर आपको मेंशन नहीं किया, तो आपको कैसे लिखना है? यूनिट क्यूब अपॉन यूनिट, बिकॉज क्यूब तो हो गया वॉल्यूम के लिए और एक्स के लिए यूनिट। ठीक है। तुमको पता कैसे चलेगा तो डायरेक्टली पुट करना है कब नहीं करना, समझेंगे डायरेक्टली पुट कर दिया करो। सवाल आपके पास है, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन सर्कल एट ए स्पीड ऑफ 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। at the instant when the at the instant when the radius of the circular wave is 7.5 सेंटीमीटर, जिस समय रेडियस 7.5 सेंटीमीटर का होगा, हाउ फास्ट इज द एंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। कहने का मतलब, ये चीज तो मेरे हिसाब से सबने किया होगा कि पत्थर लेके कोई ना कोई तालाब उलाब में तो फेंका होगा ना, नदी में फेंका होगा। तो उस समय क्या हो आपको देखने को मिलता है? ऐसा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स देखने को मिलता है आपको, हाँ या ना? ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कब बन सकता है? जब आपका रेडियस इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज हो रहा है, आपका सर्कल का एरिया बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, हाँ या ना? सवाल समझो। स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, वेव्स मूव इन अ सर्कल एट ए स्पीड ऑफ 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब हो गया कि आपका डी आर बाई डी टी कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब पर सेकेंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर के हिसाब से इंक्रीज होगा। पर सेकेंड में आपका जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत इसके अंदर? आपको बताना है कि भाई आपका एरिया कब इंक्रीज, आपका एरिया कितना इंक्रीज होगा जब रेडियस होगा 7.5 सेंटीमीटर। आपका एरिया कितना इंक्रीज होगा जब रेडियस होगा 7.5 सेंटीमीटर। उस समय आपका एरिया कितना इंक्रीज होगा ये आपको बताना है। ये चीज समझ में आ रहा है? जो दिया हुआ गिवन कंडीशन जो दिया हुआ समझ में आया? नहीं समझ में आया मिस्टर ऋतिक रोशन को? ये देखो ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना, ठीक है, ऐसे आपका रेडियस इंक्रीज हो रहा है, ये रेडियस इंक्रीज हो रहा है, तो समझ में आ रहा है ना? रेडियस इंक्रीज होगा तभी तो आपका सर्कल का एरिया इंक्रीज होगा। तो रेडियस किस स्पीड से इंक्रीज हो रही है आपको बता दिया, 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ, यही तो भाई विथ रेस्पेक्ट टू टाइम आपका रेडियस इंक्रीज पर सेकेंड, एक सेकेंड में 3.5 सेंटीमीटर रेडियस इंक्रीज हो रहा है। dr बाई dt का मतलब क्या हो गया? पर सेकेंड 3.5 सेंटीमीटर रेडियस इंक्रीज हो रहा है। यही तो दिया हुआ है, एट स्पीड ऑफ 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्योंकि तुम एक बात समझो, एक सर्कल के रेस्पेक्ट में अगर तुम देखता है ना, सर्कल के रेस्पेक्ट में वेरिएबल क्या है? अकेला रेडियस ही तो है। वो अकेला तो सब चीज को संभाल रहा है, रेडियस पे तो सारा कहानी बैठा हुआ है या नहीं है? रेडियस को इंक्रीज डिक्रीज करो, एरिया पे इफेक्ट होगा, होगा ना नहीं होगा? अगर यदि हम लोग कोन या सिलेंडर के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, वहां पे दो पैरामीटर्स आ जाता है, रेडियस भी आता है और हाइट भी आता है। ठीक है, बट सर्कल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो एक ही तो पैरामीटर है। तो ये जो दिया हुआ है ये तो ऑब्वियसली रेडियस होगा, और रेडियस पर सेकंड दिया हुआ है, ऐसे भी दिमाग काम नहीं करता है। तो आपको सेकंड दिया तो सेकंड किसको बोलेंगे? टाइम को ही तो बोलेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये आपका इतना इंक्रीज हो रहा है। क्लियर ये चीज? अब आपको क्या बताना? हाँ, with respect to time, because क्वेश्चन देखो, at the instant when the radius of the circular wave is 7.5 सेंटीमीटर, how fast is the enclosed area? how fast पूछा है ना, how fast आपको पूछा है, तो with respect to time हुआ होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर।
इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, साथ में क्या लिखोगे, dr/dt, बिकॉज आपका रेडियस भी तो इंक्रीज हो रहा है ना। कौन से इंस्टेंट पे निकालना था, जब रेडियस होगा 7.5, तो r की जगह क्या पुट करोगे 7.5, dr/dt की जगह क्या पुट करोगे 3.5, तो 3.5 इंटू 2 7, 7 इंटू 7.5, तो इसका वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, 7 इंटू 7.5, 52.5 पाई। अब बताओ इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। चेक कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका नहीं हुआ चेक कर लो एक बार। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट व्हाट रेट इट्स एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर। जैसे कि सर्कल का क्वेश्चन था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अपने को दिया हुआ क्या है, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंक्रीजिंग, मतलब साइड आप मान लो स्मॉल ए है, तो dA/dt दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एरिया का चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4a², तो dA/dt करेंगे √3/4 2a dA/dt, √3/4 2 इंटू ए की जगह क्या पुट करेंगे 20, dA/dt की जगह 2, तो हो गया 20√3। आपका यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डन। नेक्स्ट, बलून, बलून दिखते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, स्फेयर। ठीक है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। बस रुक जाओ इधर, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। ये लाइन से क्या समझ में था, क्या दिया हुआ आपको, dV/dt, वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज गिवन। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, which means what you have to find, dr/dt। एग्जैक्टली क्या निकालना आपको, dr/dt निकालना है। ठीक है, तो गिवन कंडीशन आपके पास क्या है, dV/dt दैट इज 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, you have to find dr/dt। so what is the volume, 4/3 pi r cube। so dV/dt अगर आप करते हो तो 4/3 पाई आर क्यूब का कितना हो जाएगा, 3r² dr/dt। तो dV/dt का वैल्यू कितना, 900, 4/3 पाई, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15, 15 का स्क्वायर, तो 3 गया, फिर इसके बाद में 900, 4 इंटू 15 इंटू 15, पाई भी तो एक रहेगा ना, ये सारा ही कट जाएगा नहीं क्या, हाँ, 52, 25, 225 इंटू 4 900 ही होता है, ये पूरा ही गया। तो dr/dt आपके पास आ गया 1/पाई, क्या होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर है। So in question, the two equal sides of an isosceles triangle with fixed base b, which is a constant term, are decreasing at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो टू इक्वल साइड्स को अपन मानते हैं a, और जो अनइक्वल साइड है उसको अपन मानेंगे b। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है dA/dt, dA/dt इज -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको बताना है हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। ये उस इंस्टेंट पे बताना है जब दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको dA/dt बताना है किस इंस्टेंट में, जब a और b बराबर हो जाएगा। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो सबसे पहले आप
फॉर्मूला ध्यान से देखो, 1/4 b√4a² माइनस b²। दिस इज द फॉर्मूला फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, तो dA/dt देखो, b फिक्स्ड किया हुआ है तो इट इज ए कांस्टेंट टर्म, तो 1/4b कांस्टेंट, इसका क्या हो जाएगा 1/2, लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अपन ने क्या पढ़ रखा है, 1/2 √x। तो 1/2 √x तो कर दिया, फिर चेन रूल लगेगा तो 4a² का कितना हो जाएगा 8a, और a का डिफरेंशिएशन dA/dt, करेक्ट है। b का तो 0 हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है ना, बेसिक डिफरेंशिएशन किया है। तो 1/4 4 2 8, ये पूरे खत्म कर दो। तो उस इंस्टेंट पे पूछा है तो a और b बराबर है, तो हम ऊपर लिख देता है, ऊपर हम लिख देता है b², चलेगा। यहाँ पे एक b है, यहाँ पे a है, सिंस a एंड b उस इंस्टेंट पे बराबर है तो b × b कितना हो गया b²। फिर 4a² की जगह भी हम a की जगह भी हम b लिख देते हैं, तो 4b² माइनस b² इंटू dA/dt की जगह -3। यस, तो √3, 4b² माइनस b² कितना हो गया 3b², तो √3b लिख सकता हूं, चलेगा। तो b और b कैंसल आउट हो गया, तो -3b/√3। तो ऊपर जो आपके पास 3 है उसको आप √3 × √3 लिख सकते हो, तो फाइनली आपके पास आंसर कितना आ जाएगा -√3b सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया हुआ है क्या सब कुछ, यस, डन। सवाल समझते हैं। फ्रॉम ए सिलेंड्रिकल ड्रम containing petrol and kept vertical, ठीक है, the petrol is leaking at the rate of 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आपको दिया हुआ, मतलब ड्रम का वॉल्यूम दिया हुआ है कि इतने रेट से जो पेट्रोल है लीक हो रहा है। ठीक है, if the radius of the drum is 25 centimeter and height 1 meter, find the rate at which the level of the petrol is changing when the petrol level is 80 सेंटीमीटर। यहाँ पे चीज समझना, रेडियस जो है वो ड्रम का रेडियस थोड़ी ना चेंज हो रहा है, ड्रम का अगर कोई चीज चेंज हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ हाइट चेंज हो रहा है। पेट्रोल भरा हुआ था, लीक होना चालू हुआ तो खत्म हो रहा, आपको उस इंस्टेंट पे निकालना है जब 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, उस इंस्टेंट पे हाइट निकालना, मतलब हाइट किस रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है जब एक्चुअल में पेट्रोल का लेवल कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है। तो सबसे पहला काम आप क्या करो, वॉल्यूम समझो, वॉल्यूम कितना होता है πr²h। सिंस रेडियस तो आपका सेम रहेगा, रेडियस दिया हुआ भी है कितना 25 दिया हुआ है, तो 25 पुट कर दो, तो 25 का स्क्वायर 625, 625h। तो dV/dt इज इक्वल टू 625 पाई dH/dt। तो dV/dt कितना दिया हुआ है -10, लिख सकते हैं। ठीक है, 5 से 2 टाइम्स पाई नीचे होगा ना। पाई, और चाहिए पाई नीचे आ जाएगा, सॉरी। तो dH/dt हो जाएगा -2 बाई 125 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। डन। ये चीज समझो, क्या दिया हुआ है, ए लेडर 13 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल का मतलब टेढ़ा, आप स्लैंटिंग वे में आप इसको खड़ा करके रखे हो, दिस इज योर लेडर। ठीक है, जो कितना है 13 मीटर लॉन्ग।
the bottom of the ladder is pulled along the ground. The bottom of the ladder is pulled along the ground away, sorry, is pulled along the ground away from the wall. मतलब आप यहां से, इस जगह से आप लेडर को खींच रहे हो। जब आप इस जगह से खींच रहे हो, उसका हाइट भी तो डिक्रीज होते जाएगा ना, होगा ना, नहीं होगा? तो उस मोमेंट पे अपन समझते हैं कि लेडर का कंडीशन ऐसा कुछ है। ठीक है, जब 13 मीटर के रेस्पेक्ट में लीन कर रहा है तो ये अपना एट प्रेजेंट कंडीशन है। क्लियर एचेस? ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया और ये हमारा वॉल का लेवल हो गया। कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है, ये मान लो x होता है, ये मान लो y। मतलब ग्राउंड का जो भी लेंथ है उसको कितना माना x, और वॉल का लेंथ को अपन मान लिया y। सवाल समझो, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब आप ये वाला जो पोर्शन है इसको अलोंग द वॉल आप खींच रहे हो। अलोंग द वॉल अगर आप खींच रहे हो, मतलब ये वाला चीज चेंज हो रहा है, आपका जो x है वो चेंज हो जाएगा ना, होगा ना, नहीं होगा? हालांकि चेंज आपका y भी हो रहा है, वही आपको निकालना भी है। ठीक है, तो आपको dx बाई डी टी आपका कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। ठीक है, सवाल ये है, जब आप नीचे से उस लेटर को खींच रहे हो तो कितनी तेजी से आपका हाइट डिक्रीज हो रहा है? हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेटर इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। आया बात समझ में? क्वेश्चन आप प्रैक्टिकली समझो ना। आप घर पे सीढ़ी यूज करते हो ना, लेडर तो यूज करते ही हो ना। तो लेडर जब आप लीन करके रखे हो, ठीक है, तो जैसे लेडर को आप अलोंग द वॉल खींचोगे तो ऊपर से वॉल के अलोंग भी तो आपका लेडर का हाइट डिक्रीज होगा ना। तो जिस स्पीड से आप खींच रहे हो, जिस स्पीड से आप लेडर को अराउंड द ग्राउंड खींच रहे हो, वो आपको दिया हुआ है। किस स्पीड से वॉल का लेंथ डिक्रीज हो रहा है वो आपको निकालना है। और वो इंस्टेंट क्या दिया हुआ है? 5 मीटर। क्या किस इंस्टेंट पे निकालना आपको? 5 मीटर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक बात समझो, यहां से आप एक रिलेशन निकाल सकते हो। x² + y² इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, दैट इज x² + y² इक्वल टू 169। इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर दो, 2x dx बाई डी टी 2y dy बाई डी टी इज इक्वल टू 169। हाँ सॉरी, 0। ठीक है, 2 आप गायब कर दो। x dx बाई डी टी की जगह आप क्या लिखोगे? 2, फिर y इंटू, चलेगा? तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू -2x/y। पहले एक बार यहां तक देख लो, चेक कर लो सब क्लियर है। -2x/y होगा ना? अरे बाबा, यहां पे हम 2 तो गायब ही कर दिया था, 2 तो हम हटा दिया। इस dx बाई डी टी के जगह हम 2 लिखा है। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है? अब एक बात बताओ, ये dy बाई डी टी किस इंस्टेंट पे निकालना था आपको? 5 मीटर के रेस्पेक्ट में निकालना था ना। तो पहले आप उससे y का वैल्यू निकालो उस इंस्टेंट पे। तो अगर आपका x का वैल्यू ना कितना दिया हुआ है, हाँ, एक मिनट दो। 169 माइनस x²। तो 169 माइनस 5 का स्क्वायर कितना? 25। y² इक्वल टू कितना? 144। तो y का वैल्यू कितना हो गया? 12। क्लियर? तो -2 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करोगे? 5। y की जगह क्या पुट करोगे? 12। तो आंसर आ गया -5/6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत इसके अंदर? मीटर है ना, सेंटीमीटर है? मीटर। ये बात समझ में आया कैसे हुआ? यहां तक तो मेरे हिसाब से सबको समझ आ गया होगा, इधर तक कैसे हुआ। अब बात आता है कि इनका वैल्यूज कैसे निकला। सवाल देखो, एक इंस्टेंट दिया हुआ है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग when the foot of the ladder is 5 meter away from the wall, when the foot of the ladder is 5 meter away from the wall।
तो x का वैल्यू जब 5 होगा, x का वैल्यू जब 5 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, पहले आप वो निकाल लो। x का वैल्यू जब 5 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, वो निकालो। वो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, दैट इज y12। तो y का और x का वैल्यू उस इंस्टेंट पे मैंने पुट किया, तो क्लियर हो गया कि -5/6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे, -5/6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे ये डिक्रीज हो रहा है, इसका हाई डिक्रीज हो रहा है। क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत अभी भी? कितना पॉजिटिव पॉजिटिव? नेगेटिव नेगेटिव किसका नेगेटिव? तो क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है और 2x को उधर भेज दिया था तो माइनस। नहीं नहीं, वो तो आपको निकालना है ना, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा। वो वहां पे क्यों नेगेटिव लगाएगा ना? डन? कोई दिक्कत? क्लियर है? चलो, लिखा अच्छे से। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा सा टेढ़ा। सवाल है आपके पास, वाटर इज लीकिंग फ्रॉम ए कॉनिकल फनल एट द रेट ऑफ 5 cm³ per second। ठीक है? If the radius of the base of the funnel is 10 centimeter and its height is 20 centimeter, find the rate at which the water level is dropping when it is 5 centimeter from the top. When it is 5 centimeter from the top, ठीक है, उस मोमेंट में आपको निकालना है। तो मान लो ये आपके पास, ठीक है, ये जो एक्चुअल इसका रेडियस है ये आपको कितना दिया हुआ है, ठीक है, एंड इट्स हाइट इज हाउ मच, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको dv/dt आपको दिया हुआ है 5 cm³ per second, ये आपको दिया हुआ है वॉल्यूम विद। हाँ, कौन सा कॉनिकल? यस यस, माइनस होगा बिकॉज लीक हो रहा है, ठीक है, 5 cm³ per second। फिर इसमें आपको निकालना है, फाइंड द रेट एट विच द वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग व्हेन इट इज 5 cm फ्रॉम द टॉप, ठीक है ना। तो 5 cm फ्रॉम द टॉप, मान लो इधर कहीं पे होगा, लगभग आप ऐसे मान के चलो। यस, आपको जो निकालना वो हो गया dh/dt, क्योंकि देखो कॉनिकल फ्लास्क का वाटर लीक हो रहा है ना, तो 5 cm फ्रॉम द टॉप तुमको देखना है कितना डिक्रीज हुआ है। आया बात समझ में? हाँ, वही है क्वेश्चन, तो वैसा ही है। तो अब इधर आप समझना अच्छे से इसको। आपको दो ट्राइंगल नजर आ रहा है यहाँ पे, ए बी सी, और ये मान लो डी ई। क्यों कर रहा है ऐसा, देखो समझो इस चीज को। अगर आप, आपको dv/dt दिया हुआ, वेरी गुड, ठीक है ना। आपको dh/dt निकालना है, पता चल गया, वेरी गुड। आपके पास वॉल्यूम v इज इक्वल टू क्या होगा, 1/3 πr²h, ठीक है। पता है दिक्कत क्या हो रहा है? दिक्कत ये हो रहा है कि आपका रेडियस भी तो चेंज हो रहा है, रेडियस इज नॉट कांस्टेंट। रेडियस आपका वॉल्यूम, आप जो कॉनिकल फ्लास्क के ऊपर की तरफ रेडियस बढ़ा था, जैसे से नीचे है वो रेडियस डिक्रीज हो रहा है। इफ रेडियस इज डिक्रीजिंग विच मीन्स कि रेडियस इज ऑल्सो अ वेरिएबल। इफ हाइट इज डिक्रीजिंग उसका मतलब वो भी एक वेरिएबल है। इससे आपको क्या समझ में आता है कि आपको एक रिलेशन निकालना पड़ेगा आर और एच के बीच में। बात समझ में आ रहा है? आपको एक रिलेशन निकालना पड़ेगा आर और एच के बीच में, तभी आप इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे, बिकॉज आपके पास एट ए टाइम दो वेरिएबल्स हैं, और दो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं। आप एट ए टाइम दो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू या तो आप आर करोगे या विद रिस्पेक्ट टू एच करोगे। क्लियर है चीज? तो पहले अपन निकालेंगे इनके बीच का रिलेशन, ठीक है। अब रिलेशन कैसे निकालेंगे देखते हैं।
आपको प्रूफ नहीं करना कि सिमिलर है, आप बोल दो सीधा कि ट्राइंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी सी ए। ठीक है, ए सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी सी ए। तो इससे आप क्या क्या लिख सकते हो? ए सी बाई डी सी लिख सकते हो। प्रोपोर्शन, दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हो तो उनका साइड्स क्या होता है? प्रोपोर्शनल। देखना, याद रखना, ए सी बी और डी सी मैंने लिखा है ना, तो ए सी बी अगर पहले लिखा है तो मतलब बड़ा वाला जो ट्राइंगल है उसका साइड पहले आएगा, छोटा वाला का बाद में आएगा, याद रखना। ठीक है, फिर दूसरा चीज मैं क्या लिख सकता हूँ? दूसरा और क्या लिख सकता हूँ? ए बी बाई, करेक्ट है। फिर उसके बाद में क्या लिख सकता हूँ? बी सी बाई सी। डन। अब इसमें बी सी बाई सी नहीं भी यूज करेगा तो चलेगा, ए सी बाई डी सी यूज कर लेते हैं, ए बी बाई डी यूज कर लेते हैं। डन, चेक कर लो, कोई दिक्कत इसके अंदर? डन, आगे बढ़े। इस इंस्टेंट पे ये रेडियस को आप आर मान लो, और इस इंस्टेंट पे रेडियस को, हाइट को आप एच मान लो। ठीक है ना? 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप का इंस्टेंट पे आप रेडियस को, कोनिकल वेसल का जो रेडियस है उसको आप आर मान लो और हाइट को आप एच मान लो। डन। ठीक है, तो एसी का तो वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 20, तो उसकी जगह आप 20 पुट कर दो। डन। डीसी की जगह आप क्या लिख सकते हो? एच। ए बी की जगह आप क्या लिख सकते हो? 10। डी की जगह आप क्या लिख सकते हो? आर। हो गया? कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया आपका 2। तो एच इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? 2 आर, मतलब आर इज इक्वल टू क्या हो गया? एच बाई 2। मैंने एच के रेस्पेक्ट में क्यों रखा? एच के रेस्पेक्ट में क्यों रखा? बिकॉज मेरे को डी एच बाई डी टी ही निकालना है, इसलिए मैंने एच के रेस्पेक्ट में रखा। ठीक है, तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू 1/3, सॉरी नॉट dv बाई डी टी, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 1/3 पाई आर की जगह मैं लिखूंगा एच स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो dv बाई डी टी, एच क्यूब की जगह क्या होगा? 3h² डी एच बाई। डन। तो dv बाई डी टी की जगह आप क्या लिखोगे? dv बाई डी टी की जगह -5, 1/12 पाई 3। एच की जगह क्या लिखोगे? एच की जगह क्या लिखोगे? तो बता सकता है एच की जगह क्या लिखेंगे? 15। 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप ना, हमने तो यहां से इस इंस्टेंट पे एच माना है, ये पूरा का पूरा 20 है, तो 20 में से 5 गया, 15 बचा। ठीक है, तो 3h की जगह 15, 15 का स्क्वायर 225। डन, क्लियर? यहां से क्या क्या कट रहा है? 3 4 टाइम्स, तो हो जाएगा डी एच बाई डी टी -20 डिवाइडेड बाई 225 पाई। ये और कटेगा, 5 से 4 टाइम्स, ये हो गया 45। तो -4/45 किस में था? सेंटीमीटर पर सेकेंड। चेक कर लो एक बार। हम्म, हाँ पाई भी है साथ में, 45 पाई। डन, पूरा कहानी समझ में आया? क्लियर है सबका? कोई दिक्कत किसी को? चेक कर लो एक बार। सो काफी सारे क्वेश्चंस आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, फ्रॉम रेट ऑफ चेंज एज वेल एज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, तो दोबारा उसको प्रैक्टिस करना, तभी मजा आएगा, नहीं तो 12 दिन में ही भी भूल जाएगा।